पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं भी या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि उन्हें प्लांट किया गया है, वो रुकन ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो इंतखाबात में कैसे हिस्सा लेते इंट्रा पार्टी। अकबर एस बाबर साहब सबसे पहले ये क्लियरिटी दें। मैंने नईम पंचौटा साहब से ये सवाल किया और उन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया, उन्होंने कहा नहीं मानते उसे। बिस्मिल्लाह। देखिए, अगर वो कानून और कायदे को मानते तो पाकिस्तान में आज जंगल का कानून ना होता। सही। अगर वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को नहीं मानते, जो पूरे इलेक्शन कमीशन ने मेरे हक में फैसला दिया कि नहीं ये न सिर्फ मेंबर है बल्कि प्रोमिनेंट मेंबर है, तो उसके बाद सिंगल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया और फिर डबल बेंच अतर मनीला साहब चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने दिया। तो अब मैं पीटीआई का इस लिहाज से एक मुनफरिद मेंबर हूँ कि न सिर्फ मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ बल्कि शायद दी ओनली मेंबर जिसके हक में 3 अदालतों ने एक फैसला लिख के दिया कि वो मेंबर है, तो मैं तो शायद मेंबर प्लस हो गया ना। सही, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने चूंकि अदालतों की सर्टिफिकेशन की बात की, अदालतें इससे पहले भी बहुत कुछ सर्टिफाई करती रही हैं। एक और सवाल जो आपके सामने रखना चाहूंगा और ये तनकीद भी की जाती है, हमने देखा कि फॉरेन फंडिंग केस में आपने टिल एंड पीटीआई को फॉलो किया, लेकिन उसके बाद एक काफी अरसे तक अकबर एस बाबर कहीं गोशा नशीन हो गए थे। कल हमने अचानक देखा वो पार्टी के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आए, ये तासुर बनाया जाता है कि आपको किसी ने गाइड करके भेजा था। देखिए, तासुर तो बहुत सारे बनाए जाते हैं ना। मसलन जब 2014 में मैंने केस किया तो उससे पहले हिंदुस्तान टाइम्स में इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें मेरे बारे में उन्होंने ये कहा, कोट अनकोट मैं कर रहा हूँ, जी जी, उन्होंने कहा अकबर एस बाबर इज ए ब्रूटली ऑनेस्ट मैन, कोट अनकोट इमरान खान। सही, ठीक है। उसके बाद जब मेरे ये जो मसाइल उठे कि मेरे सामने हकायक आए कि करप्शन है पार्टी में, गैर कानूनी फंडिंग हो रही है, तो फिर मैंने एक तफसीली खत लिखा सितंबर 11, 2011 में, जो अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा है। जो तमाम मेरे इल्जाम थे वो साबित हो गए, उसी में सब लिखे हुए हैं। बिल्कुल। तो अब्दुल अहद वो मेरे घर आए और मार्च 2013 में, तो उन्होंने कहा जी कि आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा कि आप एक अकाउंटेबिलिटी कमेटी बना दें जस्टिस रेड्डी के नीचे, कि मेरे इल्जाम अगर साबित हो जाते हैं तो उस पर कार्रवाई करें, अगर वो सारी चीजें साबित होते हैं तो वो सारी चीजें अकबर एस बाबर साहब आ चुकी हैं। इस वक्त जब कल आप पार्टी सेक्रेटेरिएट गए, वहां पर जो मैंने मनाजिर जो मेरे सामने आए उसमें मैंने देखा आपका भी चूंकि ताल्लुक बलूचिस्तान से, जिस नौजवान से आपकी मुलाकात हो रही थी उनका भी ताल्लुक बलूचिस्तान से ही था। मैं चूंकि जाती तौर पे उन्हें जानता हूं इसलिए रिकग्नाइज कर गया। पार्टी सेक्रेटेरिएट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से आपको क्या मालूमात फराहम की गई? देखिए, मैं थोड़ा सा पिछले सवाल का जवाब मुकम्मल कर लूं कि ये जो मुझ पर इल्जाम है ना, ये हालात के साथ बदलते गए हैं। सही। कभी कहते थे कि ये पानामा का वो है रिएक्शन है, कभी कहते थे कि ये इजी लोड है, सही, जबकि जो इल्जाम लगाते थे वो सारे के सारे डाउनलोड हो गए। सही। तो ये इससे मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अल्लाह जानता है कि मैं जिस मकसद के लिए चला हूँ, जो निकला हूँ, वो मेरी शख्सियत और उससे बढ़ के। जहाँ तक कल का ताल्लुक है, देखिए, अब जब उन्होंने ऐलान किया इंट्रा पार्टी का और उसमें ये कोई 1.5-2 साल से मामला चल रहा था, जब इलेक्शन कमीशन ने जून 2021 में इनको 1 साल दिया, इन्होंने कोविड की वजह से कहा नहीं 1 साल चाहिए कि हम इलेक्शन कराना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो उन्होंने दे दिया, उसमें भी नहीं करा सके। उसके बाद जो उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई उसमें कानूनी मसाइल थे, जो नेशनल काउंसिल की मीटिंग ये दावा कर रहे थे उसका कोई सबूत नहीं था, आइन में तरमीम कर दी उसका कोई सबूत नहीं था, पीटीआई के आइन के मतलब। लेकिन कल पार्टी सेक्रेटेरिएट में मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो ये अमल जब इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान किया तो हम सब, मेरे शमूल और पीटीआई के और फाउंडिंग मेंबर भी, सईदुल्लाह न्याजी हैं, इमरान के फर्स्ट कजन है, प्रेसिडेंट ऑफ पीटीआई पंजाब के फाउंडिंग, इसके अलावा और बहुत सारे लोगों ने, हम सब ने ये फैसला किया कि इस इलेक्शन में हम भरपूर हिस्सा लेंगे। सही। उस वास्ते कि ये एक जमहूरी अमल है, इससे पार्टी जो है उसमें डेमोक्रेसी आएगी, इदारा बनेगा। तो जब हमें कोई मालूमात नहीं मिल रही थी और इलेक्शन सर पे था,
तो फिर हमने ये फैसला किया कि अच्छा हम खुद जाते हैं सेंट्रल ऑफिस, जहाँ अपनी अनाज वगैरह सबको साइड पे रख के। सही। तो फिर हम खुद जाती तौर पे चले गए। अब वहां जब गए तो इत्तेफाक की बात है कि मैं बलूचिस्तान का एक वफ्द था, बिल्कुल। तो जिस गर्मजोशी से वो मिला वो कैमरे की आंख ने उसको कैप्चर किया। उसके बाद वहाँ पीटीआई के जो नुमाइंदे थे उनसे हमने 3 सवाल किए कि आप हमें कागजात नामजदगी दें, आप हमें वोटर लिस्ट दें और आप हमें सिलेक्शन के कवायद ज़वाबित दें। तो उन्होंने बड़ी सच्चा जवाब दिया और मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनकी। उन्होंने कहा जी ये इन किस्म की कोई चीज है ही नहीं, तो हम आपको क्या दें, सही। इन चीजों का वजूद ही नहीं है। आप अंदाजा लगाएं कि एक इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये दुनिया की तारीख में शायद पहला इलेक्शन है जिसमें वोटर ही कोई नहीं है। सही। तो उन्होंने ये भी कहा कि महज एक कागजी कार्रवाई है। सही। तो मकसद ये है कि हम तो इस कागजी कार्रवाई की तस्दीक नहीं कर सकते ना, ये तो अकबर एस बाबर बादशाहत के दौर में ऐसा। अकबर एस बाबर साहब, आपने 3 नुकात उनके सामने उठाए, उन्होंने तीनों नुकात का आपको वाज़ेह जवाब दिया। आपको लगता है कि कल जो आपका पार्टी सेक्रेटेरिएट का दौरा था उसके बाद हमने कुछ और मनाजिर देखे, बैरिस्टर गौहर साहब भी पार्टी ऑफिस पहुंचे, लेकिन फिर आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन देखा, आपको लगता है कि आपके दौरे के बाद उजलत में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लिए गए? नहीं, इनका पहले दिन से इरादा यही था कि इलेक्शन नहीं कराने, एक सिलेक्शन करनी है। सही। और उसको किसी तरह से खामोशी से निकाल देना है। सही। और ताकि वो कागजी कार्रवाई पूरी हो जाए और इलेक्शन कमीशन के सामने एक रिपोर्ट जमा कर दें। तो वो कल अल्लाह के करम से वो एक्सपोज हो गए। और आज तो उन्होंने मतलब हद ही कर दी कि अभी इलेक्शन का जो टाइम होता है, सही, आप अंदाजा लगाइए कि मेरे पास इतलात है कि चंद दर्जन लोग इकट्ठे किए थे। बिल्कुल। पेशावर में कोई एक जगह थी। बिल्कुल। और उसमें पूरे केपी की भी नुमाइंदगी नहीं थी। तो केपी की भी लीडरशिप का इंतखाब जो था, किसी को मौका ही नहीं दिया, उनका बस ये ऐलान है, ये लोग हैं, ये मुंतखब हो गए। अच्छा अकबर, देखिए ये तो अकबर एस बाबर साहब, अब आपने चूंकि ऐलान कर दिया, एक बार फिर फॉरेन फंडिंग केस के बाद एक बार फिर आप हमें इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के खिलाफ मुकदमा लड़ते हुए नजर आएंगे, और इस मुकदमे के नतीजे में आपको लगता है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैसियत जमात या बल्ला बैलेट पेपर पर मौजूद अगर ना हुआ तो ये नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन अरकान का जिन्होंने कुछ ख्वाबों के साथ इस जमात को बनाया था? देखिए ये आपका अच्छा सवाल है। सबसे पहले ये कि हमारा इलेक्शन कोई केस लड़ने का इरादा नहीं, केस तो 1.5-2 साल से इलेक्शन कमीशन में चल रहा है। सही। लेकिन इंट्रा पार्टी का जो केस है ये तो 1.5-2 साल से इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, हम उसके फरीक तो नहीं है। सही। लेकिन ये आखिरी मौका दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आप शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के रिपोर्ट जमा करें। सही। और उसमें हमने कोशिश की कि हम उसमें भरपूर शिरकत कर सके। सही। तो जो हकायक हमारे पास आए वो हम इलेक्शन कमीशन के सामने रख देंगे। सही। हाँ, उस पर वो क्या फैसला करते हैं, क्या उनका रद्द-ए-अमल होता है, ये ज़ाहिर है उनकी स्वाबदीद है। तो हम केस करने नहीं जा रहे, केस तो पहले से मौजूद है, हम सिर्फ हकायक उनके सामने रखेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। अब उसके जो अगर ऐसे नताइज निकलते हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो उसकी तमाम तो जिम्मेदारी तो उन लोगों के ऊपर है जिन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया। वो संजीदा कोशिश भी तो कर सकते थे, वो इलेक्टोरल कॉलेज भी बना सकते थे, वो कैंडिडेट्स को मौका देते कि वो अप्लाई करें, उसके बाद उनके नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी हो, उसके बाद कोई बैलेट बॉक्स हो, वोटिंग हो, उसमें मतलब ये इलेक्टोरल कॉलेज बने तो वोटर लिस्ट हो, ये तरीकेकार तो अपना सकते थे। लेकिन अब जब उन्होंने ये रास्ता अपनाया तो जाहिर है उसका अगर नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वो होंगे, मैं नहीं होऊंगा। सही। देखिए मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि इस्लाह के रास्ते पे चले, लेकिन अगर उन्होंने ये ठान ही ली है तो जाहिर है ये जिम्मेदार वो होंगे। अकबर एस बाबर साहब, माजी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुए, ये वाकई हम देखते हैं कि तमाम सियासी जमातों का एक वतीरा रहा है कि वो अनअपोज करके इलेक्शन कमीशन को जमा करा देते हैं, जिन पर आपने आवाज बुलंद की, जस्टिस वजी ने आवाज बुलंद की, हामिद खान साहब को एक जमाने में एतराजात रहे, हमने देखा। लेकिन एक जो प्रोसेस होता था उसमें हमें नजर आता था कि एक जो है ग्रुप वो होता था जो जहांगीर तरीन साहब लीड करते थे, एक ग्रुप वो होता था जो नजरियाती खान साहब के साथ पुराने चले हुए होते थे। इस बार आपका कोई पैनल मौजूद था या आप सिर्फ अकेले, आप या सईदुल्लाह नियाज़ी साहब, 2 लोगों ने यह फैसला किया था कि हम मैदान में उतरेंगे? पूरे पाकिस्तान में कोई वर्कर्स से आपका राब्ता था? जी, हर सूबे में, हर सूबे से लोग थे। सईदुल्लाह नियाज़ी थे, सिंध के शाहिद रिम थे, वो भी राब्ते में थे, वो भी फाउंडिंग मेंबर है। टेक्सला से बिलाल राना है, वो आज भी साथ मौजूद थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो टेक्सला से फाउंडिंग मेंबर है। ख्वाजा इम्तियाज पीटीआई के फाउंडिंग प्रेसिडेंट यूके और टेक्सला जो एडवोकेट हैं
वो भी हमसे राब्ते हमारे साथ हैं, राब्ते में। तो ये तो बड़ी लंबी एक फहरिस्त है, महमूद खान इस्लामाबाद की, यूसुफ अली स्वाबी से, तो एक बहुत बड़ी फहरिस्त थी। लेकिन देखे ना, आप किसी कोई कवायद ज़ाबित तो पता हो, आपको कोई रूल्स ऑफ द गेम तो पता हो आपको, तो वो तो एक टोटल एक फ्रॉड था जो उन्होंने इनैक्ट करना था, वो उन्होंने कर दिया। अब दे शुड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, फिर उसको फिर घबराना नहीं चाहिए। अकबर एस बाबर साहब, आज अगर हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन देखते हैं, तकनीकी तौर पे ये सवाल मैंने अहमद बिलाल महबूब साहब के सामने भी रखा था कि उन्होंने कहा कि चूंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आज तक कोई माइनस नहीं हुआ, -1 अब भी पीटीआई में भी नहीं हो सकता, लेकिन तकनीकी तौर पे जो पीटीआई बेसिकली इमरान खान साहब, अब वो तकनीकी तौर पे -1 हो चुके हैं, तो बैरिस्टर गौहर जो है उन्हें बैसियत चेयरमैन आप एक बुनियादी रुकन के तौर पर कैसे देखते हैं? अंग्रेजी में एक लफ्ज है कि एलियन, ये ही इज एलियन टू पीटीआई, चूंकि इनका जो जिंदगी का अभी तक जो रिकॉर्ड है प्रोफेशनल, मैं उनकी शख्सियत पे किसी किस्म का भी तबसरा नहीं कर रहा, बिल्कुल इस जैसे कोई और भी होता, मेरा यही मौकफ होता कि उनका पीटीआई से क्या ताल्लुक है। सही, आप उसको कैसे पीटीआई के चेयरमैन के तौर पर नॉमिनेट कर सकते हैं? वो शख्स जो है वो किसी और जमात का में रहा हो अंटिल अ फ्यू मंथ्स बैक, उसकी पीटीआई में क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या ये पीटीआई के जो वर्कर है ये सिर्फ मार खाने के लिए, क्या ये जेल खाने के लिए, कि किसी शख्स के इक़्तिदार या उसकी ख्वाहिशात पे चले? क्या उनको ये हक भी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से लीडरशिप का इंतखाब कर सके? मैं तो इस सवाल के पीछे हूँ, और जो नॉमिनेशन उन्होंने की है, आई मीन मैं उस जेंटलमैन इनके उसके हक या अगेंस्ट तो कोई बात इसलिए नहीं करता कि वो इज एलियन टू पीटीआई। ठीक है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे वुकला हैं, जो ताजा तरीन जो बैच आया है जो पीटीआई को अब हाईजैक कर रहा है और कर चुका है, ये जो कुछ हुआ है, तो पॉलिटिकल एटीएम्स के बाद अब पॉलिटिकल लॉयर्स आए हैं। हाँ, ये लॉयर्स आए हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली ये बेनामी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं, प्रेस ब्रीफिंग्स कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या अंदर क्या बात होती है, बाहर क्या आती है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि ये माशरे में रोल मॉडल बनते हैं। अकबर एस बाबर साहब, एक छोटा सा सवाल, डिवीजन्स की बात होती है पीटीआई में, आप चूंकि बुनियादी रुकन है, बैरिस्टर गौर की तैनाती के बाद या जो भी जिस तरीके से भी इलेक्शन हुआ है, उनकी तकर्री कह लें, अनअपोज्ड जो है ना कामयाबी कह लें, पीटीआई में डिवीजन मौजूद है। फैमिली की डिवीजन तो हमें एक ऑडियो सुनने को मिलती है लतीफ कोसा साहब की और बुशरा बीबी साहिबा की। आपके ख्याल में पीटीआई अब तकसीम है या नहीं, अब भी इंटैक्ट लगती है आपको? पीटीआई में जो बहुत सारे क्रैक्स डेवलप हो गए ना, और अब वो क्रैक्स जो है मजीद वाइडन होंगे, मजीद बढ़ेंगे, और जिसके नतीजे में जाहिर है पीटीआई को ही नुकसान होगा। सही। लेकिन जहां तक और जो मामलात हैं जिस पे स्पेकुलेशन हो रही होती है, देखिए मैं 2011 से इस में इख्तिलाफात शुरू हुए, फिर 2014 में केस किया। मकसद यही था कि एक पार्टी हमने बड़े मोहब्बत से बनाई है, इसको हम इदारा बनाएंगे, इसको डेमोक्रेटाइज करेंगे, ये सोसाइटी के लिए रोल मॉडल बनेगी, और फिर दूसरी सियासी जमातें इसको फॉलो करेंगी। याद रखिए कि जो इंटर पार्टी का मसला है सिर्फ पीटीआई का नहीं है, तमाम जमातों में। सर एक छोटा सा सवाल, तमाम जमातों का इशू। अकबर एस बाबर साहब, छोटा सा सवाल और चाहूंगा 30 सेकंड में आप इसको प्रिसाइज करें, मेरे पास वक्त कम है। इस वक्त जो भी तकसीम दर तकसीम, एक स्टेज ऐसी आएगी कि अकबर एस बाबर साहब